चलिए, आप लोग कैसे रहते हो भाई? कह रहे हैं कैसे आप लोग रहते हो इतने ठंडे शहर में? ठंडी यहाँ बहुत ज्यादा है, उतनी नहीं है वहाँ तो। जनवरी में थोड़ा बहुत पड़ जाता पड़ जाएगा, वो भी एक हफ्ते। एक हफ्ते पड़ जाए तो पड़ जाएगा। अभी और ठंडी पड़ेगा। ठंडी ठंडी बहुत ज्यादा है, मेरा तो हालत खराब है। गर्मी वहाँ कैसे रहते हैं हम लोग? ऐसे बाहर वहाँ गर्मी बहुत पड़ता है, आप लोग बस की बात नहीं। सर वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वास्तव में। सर वहाँ से तो हमारा सही है। अच्छा कल जूम पे कितने लोग थे? हाथ उठाए, जूम पे कितने लोग थे? आप भी तो थी, हाथ उठाने की क्या दिक्कत है? एक्चुअली क्या है, जिस किताब से मैंने पढ़ा था, एक फैक्ट मिस्टेक हो गया था। जिस किताब से मैंने पढ़ा था वहाँ पे जो है कमिश्नरी प्रणाली जो है 6 दिनों में था, ठीक है। बाद में मैंने गूगल किया तो 7 है। अगर आप लोग थे तो एक बार फिर से सुन लीजिए। एक नोएडा वाला ऑप्शन नोएडा नहीं लिखा होगा, ठीक है। कौन कौन सा था? प्रयागराज बताएं, कौन कौन सा बताएं? सहारनपुर कहाँ है भाई? हाँ, प्रयागराज और लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज, ठीक, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद। एक कौन छूट रहा है? सर एक बार फिर से बोल। फिर से सुन लीजिए, आगरा छूट रहा है। देखिए फिर से, लखनऊ, कानपुर कमिश्नरी प्रणाली, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा। तो सर 7 हो रहे हैं। हाँ तो 7, 6 हम बताए थे, 7, ठीक। एक हम यहाँ से पढ़े थे, वहाँ 6 था, तो बाद में मैंने गूगल किया, मुझे याद आया कि एक और बढ़ा। आप गूगल पे विश्वास कैसे कर लेते हो? मेरी समझ नहीं आता, आप हर चीज़ गूगल पे विश्वास कर कैसे लेते हो? नहीं, गूगल ऑफिशियल साइट पे जाकर देखते हैं। अच्छा, ऐसे गूगल तो नहीं कर लेते। अब गूगल जो है बहुत सारी चीजें गलत नहीं देता है। गूगल पे हम ही आप लोग जो है अपडेट करते हैं वहाँ। सर मैं तो नहीं देखती हूँ गूगल पे। तो कल जो है चीनी उद्योग था, चीनी उद्योग के बारे में बातें हो चुकी थी। आप लोग बीच में जो है क्लास करवा दी और टॉपिक हो नहीं पाया। 2 पॉइंट रह गए थे, पहले वो 2 पॉइंट लिखिए। उसके बाद आज पढ़ते हैं दिया सलाई उद्योग। किसी घर बनना होगा तो बताइएगा, दिया सलाई उद्योग। अच्छा कल एक कॉन्सेप्ट बताए थे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया है। ये क्या है? अच्छा, ठीक। और ये क्या है? देशांतर रेखा। देशांतर पता ही था, पता था। फैक्ट ये, क्या? मान लीजिए सारे लोगों के, लड़की और लड़के दोनों के लिए, ठीक है, मान लीजिए, और जिनकी शादी हो गई उनके लिए भी, अगर ये लोग जिद करते कि नहीं मुझे इस बार मेरा बर्थडे पे मुझे 2 बार पार्टी चाहिए, मतलब नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, मुझे बर्थडे पे अपने 2 बार पार्टी चाहिए, तो एक बार क्या करिएगा आप लोग, इस ब्लॉक पे जाइएगा, एक बार यहाँ इनका पार्टी बनाइएगा, ठीक है। एक बार यहाँ क्योंकि -1 होता है और एक बार इधर +1। बात समझे? समझे कि नहीं है? एक बार इधर मनाइएगा, बर्थडे सेलिब्रेट करिएगा, और एक बार इधर, मतलब एक बार इस तरफ लेफ्ट, एक बार राइट, 2 बार। ये जीवन में भूलेगा नहीं कॉन्सेप्ट कि किधर जाएंगे तो एक दिन घटेगा, किधर जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा। बताइए भूलेगा कब? भूलेगा तो जीवन में संग्राम आ जाएगा। चलिए
लेकिन यहाँ सच में ठंडी बहुत है। मेरा सर अभी तो शुरुआत है, अभी अभी तो कुछ भी नहीं बढ़ रही है। ट्रेलर है। हाँ। हैं? सर धूप नहीं निकलती 15-15 दिन। एक महीना। हाँ यस सर। सर धूप भी नहीं निकलेगी। अच्छा वहाँ मैक्सिमम हम देखे हैं 1 हफ्ते कभी कभार धूप नहीं। 15-16 दिन तक तो धूप ही नहीं निकली थी पिछली बार। और पता है पिछली बार जो है इलाहाबाद में सिर्फ 3 दिन ऐसा था कि धूप नहीं निकला। 3 दिन और इतनी कड़ाके की ठंड थी, उसी में कितने लोग निपट गए। उसी में इतनी कड़ाके की ठंड थी 3 दिन कि कितने लोग निपट गए। और यहाँ की ठंड कब। चलिए चीनी उद्योग, ठीक है। अच्छा आप जो कल किए थे वो सही नहीं था, हम जो बताए थे वो भी सही थे, ठीक है। जैसे कल ये बता रहे थे कि जो है भारत का पहला चीनी मिल बिहार में स्थापित हुआ, ये बात सही है। लेकिन 1903 में जो चीनी मिल स्थापित हुआ था वो उत्तर प्रदेश का पहला चीनी मिल था। लेकिन कहने का मतलब ये था कि 1903 में उत्तर प्रदेश नहीं था, ठीक है। 1903 में उत्तर प्रदेश था, मतलब उत्तर प्रदेश तो था ही, उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से अगर उस टाइम के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाएगा तो भारत लिखा जाएगा, ठीक। लेकिन उसमें मेंशन किया गया था, क्या लिखा था, उत्तर प्रदेश के देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर 1903 में चीनी मिल स्थापना जो है स्थित हुआ। कब? 1903 में, ठीक। चलिए देखिए, कहाँ तक हो चुका था? यही बोले थे ना, लिखिए। परंतु हो चुकी थी, परंतु उसी के आगे है क्या? परंतु उसी के आगे, किसके आगे? जो लाइन लिखवाए चीनी मिल स्थापित की। आप ही सांस फूला था, कब मैं देखा ये जो है पॉइंट कंप्लीट हो गया होता है, बीच में छुड़वा दिए थे, सर टाइम हो गया, क्लास भी नहीं चला, मेरा ले लिया आप लोग, क्लास भी नहीं चला। वैसे आप लोग क्लास में रुकिए। अच्छा एक बात और, कितने लोग भाग जाते हो भाई, क्लास करो, फ्री में मिल रहा है, फ्री में। अच्छा ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया था क्या? जहर वाला बताया थे नहीं कॉन्सेप्ट, कभी इलाहाबाद जाके देखिएगा, वहाँ फ्री में जहर लेके बैठ जाइएगा। एग्जाम्पल सच बता रहे, एक पूरा मतलब एक बंडल जहर लेके बैठिएगा और फ्री में, और देखिएगा अगर शाम आपका 2 घंटे में वहाँ जहर बच गया तो हमसे मिलिएगा। वो भी जहर भी लेने वाले ले लेंगे, पता है। और एक बात बता, वहाँ जो है भंडारण खाने के लिए 2-2 घंटे लाइन लगाते हैं, 2-2 घंटे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, चाहे भले आधे घंटे में रूम पे खाना बनेगा। तो फ्री का एक मजा ही कुछ और है, लेकिन आप लोग लुत्फ नहीं उठा पा रहे, भाग जाते हो पता नहीं क्या। अरे जैसे इतना पढ़ रहे हो, घंटा और पढ़ लो, क्या बिगड़ जाता है, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। लेकिन सारे लोग निकल देते हैं, कितने लोग निकल देते हैं? आप नहीं जाती हैं? अच्छा नहीं, आप लोगों से उम्मीद नहीं है, मेहनत करिए, पढ़िए, आप लोग तो चली जाती है। इतना क्लास आज कितने बच्चे बैठे हैं? 20 होंगे कि नहीं? 18। तो 18-20 अगर आप बैठेंगे तो क्लास चलेगा, अदरवाइज जो है क्लास बंद हो जाएगा, चाहे किसी का भी हो, चाहे मेरा चाहे उनका, ठीक है। तो ये भी क्लास अगर 20 के नीचे हुआ तो साथ मेरा खत्म हो जाएगा। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि साथ मेरा चाहते हो नहीं। देखिए, परंतु गन्ना क्रय विक्रय की कोई संस्थापक पद्धति के अभाव में एक बार फिर से बोल रहे हो, सुन लीजिए।
उत्तर प्रदेश में यद्यपि देवरिया के प्रतापपुर नामक स्थान पर 1903 में भारत की प्रथम प्राचीनतम चीनी मिल स्थापित की गई, प्राचीनतम चीनी मिल स्थापित की गई, ठीक है। परंतु गन्ना क्रय विक्रय की कोई संस्थापित पद्धति के अभाव में गन्ना किसानों को संस्थापित पद्धति के अभाव में गन्ना किसानों को अनेकों कठिनाइयां होती थी। भारत सरकार द्वारा पारित शुगर केन एक्ट 1935 शुगर शुगर केन एक्ट 1934 द्वारा प्रादेशीय सरकारों को किसी क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए वैक्यूम पैन ठीक है। चीनी मिलों द्वारा प्रयुक्त होने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर प्रदेश में सन 1935 में आज आपकी सिस्टर नहीं आई है, क्या बात है? कहाँ? उधर बैठ गई, क्या बात है? दोनों लोग आज दूर हो गए, क्या कारण है? यहाँ उत्तर प्रदेश में सन 1935 में गन्ना विभाग 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ और इसमें कोई नौकरी पा जाए तो फिर पूछिए मत, पैसा कमाई है। लेकिन इसमें नौकरी मिलने के लिए पहली बात तो आपको एग्रीकल्चर होना चाहिए। एग्रीकल्चर रहेगा तभी आप इसमें नौकरी पा सकते। एग्रीकल्चर से कोई किया नहीं, एग्रीकल्चर से क्यों वैकेंसी खूब आती है। एक मेरा दोस्त है हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर है और पैसा खूब कमाता है। बीएससी की हो कि एमएससी? आप बताइए किस प्रकार की बीएससी है कि एमएससी? एग्रीकल्चर से बीएससी है, एमएससी भी कर लो, वैकेंसी खूब आती है। वैकेंसी आती है और भीड़ उसमें बहुत कम। सरकार ने गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से सरकार ने गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट
शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट 1938। शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट 1938, कंट्रोल एक्ट 1938 लागू किया वर्ष 1953-54 में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति एवं खरीद विनिमय अधिनियम 1953 लागू हुआ। ठीक है, एक और लिखिएगा। देश में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। यहाँ चीनी की 158 मिलें हैं। अब देख लीजिए भाई, इसके डाटा जो है आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन 158 है तो इसमें बहुत जरूरत नहीं। 158 है, जिनमें लिखिएगा, जिनमें 104 टोटल 158 है, ठीक, जिनमें 104 चीनी मिले, 104 चीनी मिले, 104 चीनी मिले निजी का है, निजी सेक्टर या निजी क्षेत्र, और 58 ठीक है, कितना 54 58 ही होगा, 54 नहीं। नहीं, ये 158 में ही 104 निजी से क्षेत्र का है। क्या कह रहे हैं सर? 158 है, उसमें से 104 निजी की, तो 54 बची ना। अच्छा, ये बात है। हाँ, इसमें मतलब 158 टोटल है, ठीक। इस 158 में 104 निजी क्षेत्र का है, ठीक है, और जो है 28 सहकारी क्षेत्र का, 28 जो है सहकारी क्षेत्र का, 28 सहकारी क्षेत्र की है। पूर्णग्राम भारत की लगभग 30% चीनी उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, जिनमें कुछ प्रमुख जिले कौन कौन से? गोरखपुर, देवरिया, गाजियाबाद, देखिए, गोरखपुर, देवरिया, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, देवरिया, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया, और उसके बाद शाहजहांपुर, मुजफ्फरपुर होगा कि मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर होगा सर, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरपुर का बिहार में है सर, वो तो बिहार।
यही मैं देख रहा था, दिमाग चल रहा है लिखने के साथ कि बस लिखे जा रहे हैं। कानपुर, ठीक है, वाराणसी, फैजाबाद इत्यादि, वाराणसी, फैजाबाद इत्यादि। ठीक, चलो खत्म। अब आते हैं दिया सलाई उद्योग, इसके बारे में पहले समझते हैं क्या है। पहले समझिए दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई का मतलब तो जानते ही हैं क्या है, माचिस, माचिस की तीली। और एक बात और, माचिस की तीली यह उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो ज्यादातर प्राथमिक क्षेत्र किस पे निर्भर है, निर्भर है ये प्राथमिक क्षेत्र पर। प्राथमिक क्षेत्र पर क्यों निर्भर है बताइए? क्योंकि इसमें जो भी कच्चे माल होते हैं, जो कच्चे माल होते हैं वो ज्यादातर क्या हो, बच्चे नहीं कच्चे हैं, ठीक है, ज्यादातर वह प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है। जैसे बांस, बांस क्या है, बांस से उसकी तीली बनता है, ठीक है, बांस हुआ। और क्या हो गया, अच्छा उसमें बताइए कौन बताएगा, माचिस के तीली पर वो कौन सा जो है क्या वही मैं बोलने वाला था, लेकिन हम कुछ घुमाना चाह रहे हैं। कौन सा लगा रहता है एलिमेंट, कौन सा है? लाल फास्फोरस की, रेड फास्फोरस की, ठीक। तो ये जो है इसमें क्या है समझिए, ये बांस और जो है बांस और एक हल्का कोई पेड़ आता है, उसके पेड़ के उससे भी बनता है, हाँ उससे, उस जो अर्जुन का पेड़ होता है उससे भी उसकी तीलियां बनती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इस उद्योग में सबसे ज्यादा, क्या दोनों लोग बात कर रहे हैं, इस उद्योग में सबसे ज्यादा महिलाएं कार्यरत और बच्चे। कौन है? महिलाएं और बच्चे, ठीक है। और एक बात और जानिए, यह उद्योग जो है लघु उद्यममान है। क्या है? लघु उद्यम उद्योग। क्या है? लघु उद्यम उद्योग, ठीक। और इसको शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 50 व्यक्ति होने चाहिए। कितना? 50। बात समझ में? यह डिपेंड किस पे है? प्राथमिक सेक्टर पे, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा रोजगार किसको मिला है? तो रोजगार जो है महिलाओं को मिला है, रोजगार। अच्छा एक बात और है इसमें, और एक बीड़ी उद्योग होता है। बीड़ी उद्योग जानते नहीं? बीड़ी देखेंगे, बीड़ी जब किसी, अब इसमें थोड़ा सा बताएं बीड़ी उद्योग में समझिए। जब कोई बंबई से कमा के आता है तब वो पहले सिगरेट पीता है। क्या पीता है? सिगरेट पीता है। जैसे जैसे उसका पैसा कम होता है फिर वो किस पे आता है? बीड़ी पे आता है। फिर उसके बाद जब वहां से आएगा तो पहले गुटखा खाएगा, फिर पैसा कम होगा फिर सुर्खी खाएगा, फिर क्या करेगा? और उसके बाद जब आएगा तो पहले क्या पिएगा? ब्रांडेड दारू। फिर क्या आएगा? महुआ। महुआ जानते नहीं? महुआ वाला दारू देखिए कभी, उसको आदमी पी ले फिर मस्त रहे दिन में। यही तो बात है। आज तक कोई नशा नहीं किया सर। महुआ वाली मतलब जो देसी होती है वो? हाँ देसी, उसी को बोलते हैं ठर्रा। चलिए, तो बीड़ी उद्योग भी एक ऐसा उद्योग है, बताने के पीछे बस इतना कारण था कि बीड़ी उद्योग जो है उसमें भी ज्यादातर महिलाएं और बच्चे लोग। और एक बात और, इसमें इस उद्योग में जो ये उद्योग है इसमें ज्यादातर व्यक्ति अनस्किल्ड। क्या है? अनस्किल्ड। क्योंकि यहां पे स्किल की ज्यादा जरूरत नहीं। क्या है?
स्किल की ज्यादा जरूरत नहीं। अब इससे लाभ क्या है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लाभ क्या है? लाभ सबसे पहले कि महिलाओं को ये सशक्त बना रहा है। क्या बना रहा है? सशक्त। महिलाओं को क्या बना रहा है? सशक्त बना रहा है। कैसे? उनको रोजगार मिल रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि रोजगार बेशक मिल रहा है, लेकिन वो रोजगार सिर्फ खाने और पीने पर खर्च हो जा रहा है और उससे कुछ ज्यादा पैसा उनको बच नहीं पा रहा, क्योंकि उसमें जो पैसा मिलता है बहुत कम मिलता है। डेली बेस पे काम होता है, उसमें 2 या 300 रुपए पर डे के हिसाब से मिलता है। अब 2 या 300 रुपए में क्या ही हो सकता है? 2 या 300 रुपए में क्या हो सकता है? आदमी खा जी ले वही बहुत है, ठीक। लेकिन तब भी इसका लाभ तो है ही है। और इसमें पूंजी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्या होती है? पूंजी की ज्यादा जरूरत नहीं। अगर कम पैसा है तब भी यह उद्योग आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि पता चले आप माचिस के जगह कोई बम बनाना शुरू कर दिए, उसके बाद तो फिर कहानी खत्म है, ठीक। इसके हानि क्या है? हानि सबसे बड़ी है, यह जो है कंपटीशन नहीं कर पा रहा है। किससे? प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है। किससे? विदेशी लोगों से। क्योंकि विदेशी जो प्रोडक्ट हैं उसे विदेशों में माचिस यूज होता है नहीं, मुझे तो नहीं आइडिया। होता ही होगा, लाइटर होता है। लाइटर कभी मारे हाथ में? बहुत तेज लाइट मारता है, कभी प्रयास करिएगा, देखिएगा। तो इसमें क्या है? पहली बात तो ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है विदेशों से, ठीक है। इनमें अनस्किल्ड लोग हैं, इस वजह से इसमें सबसे पहली बात अनस्किल्ड लोग हैं। इस वजह से ज्यादा ये अपने काम को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सारे इसके हानि हैं। अगर इसको सुझाव दिया जाए, सुझाव में इसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो सबसे पहले इसमें स्किल लोगों को लाना होगा। इसको स्किल लोगों को लाना होगा और टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। अभी क्या है, ज्यादातर काम इसमें हाथ से होते हैं। क्या होते हैं? हाथ से होते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा तो ये क्या होगा? डेवलप करेगा कि नहीं? डेवलप करेगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? दिया सलाई उद्योग के बारे में बात पता चला। डिपेंड किस पे है? प्राथमिक सेक्टर पे। और ठीक है, और एक बात कल और बताया, यह प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग है। वैसे उद्योग ज्यादातर द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, लेकिन यह उद्योग जो है प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग है। और खास बात इसमें यह है कि यह प्राथमिक क्षेत्र का इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादातर कच्चे माल जो भी यूज हो रहे हैं वह प्राथमिक सेक्टर के। किसके हैं? प्राथमिक सेक्टर। बात समझ में आ रही? देखिए जरा, देखिए दिया सलाई उद्योग, इस उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। इस उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इस उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, छावनी में भी दिया सलाई उद्योग के कारखाने हैं। दिया सलाई उद्योग के कारखाने मेरठ में बोले और कुछ नहीं बोले। छावनी, ठीक। अब लिखिएगा, उद्योग की विशेषता, वही लाभ है विशेषता। लिखिए, यह उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। विशेषता, यह उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। यह उद्योग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित। लाभ, यह उद्योग लघु
उद्योग की श्रेणी में आता है। यह उद्योग प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। इस उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे काम करते हैं। इस उद्योग में कच्चे माल का उपयोग कम होता है। स्वाभाविक सी बात है, कच्चे माल क्या लगेगा? एक वही बांस या तो पेड़, और क्या इसमें लगना ही है, और फास्फोरस की जरूरत है। इस उद्योग में कच्चे माल का उपयोग कम होता है और उत्पादन प्रक्रिया भी सरल होती है। जैसा कि मैं बताया कि इसको बनाने के लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं होती, बहुत स्किल की जरूरत नहीं होती। ठीक है। इस उद्योग में कच्चे माल का उपयोग कम होता है और उत्पादन की प्रक्रिया भी सरल होती है। इस उद्योग में उत्पादनों की मांग, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस उद्योग में उत्पादनों की मांग वर्ष भर बनी रहती है। आपको बताएं, एक दिन हम जो है सुबह पूजा करने वाले थे, माचिस नहीं थी, हम पूजा नहीं कर पाए। पूजा किए लेकिन धूपबत्ती नहीं जलाए। ये इसका इम्पोर्टेंस है। सारे ऑप्शन होते हैं, गैस से जला लो। अच्छा, गैस से जला, इनका सुनो, गैस से जला, पूजा वाले जाके धूपबत्ती गैस से जला। सर ऑप्शन नहीं है तो क्या करोगे? नहीं, जब माचिस ले आओगे तो गैस से पूजा जलाते करने को क्या जरूरत है? क्यों, कोई जरूरत नहीं है? नहीं, पूजा कर लो, जरूरत है कि मत, ठीक है नेक्स्ट डे जलाओ। लाइटर से भी जलाते। इसका इतने से लिंक था कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बस ये बताने के लिए मैं बताया, ठीक है। और इसका कोई यूज नहीं। इस उद्योग में बातें इसलिए बता देते, यही सब कहानी आपके दिमाग में बैठा रहेगा, बाकी को कुछ याद वाद किसी को रहता नहीं है। सीरियसली बता रहा, यही कहानी याद रहेगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन लिख लोगे कि सर ऐसा कुछ बोले थे। बाकी बोरिंग पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग बोरिंग पढ़ा ही रहे हैं, हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे। सर आपके कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य कुछ नहीं। इस उद्योग में मांग वर्ष भर बनी रहती है, ठीक है। अब उद्योग की चुनौतियां क्या है, लिखिए उद्योग की चुनौतियां। पहला चुनौती है विदेशी प्रतिस्पर्धा, मतलब यह जो है फॉरेन से कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा है, फॉरेन से कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा। अब मुझे ये बात समझ नहीं आता कि वहां से कौन सा नहीं कॉम्पिटिट कर पाता है, क्या कर ले रहा है। वो भी माचिस बना रहा होगा, यहाँ भी माचिस बन रहा है, ऐसा क्या वो माचिस में बना देगा कि जो है कुछ अलग हो जाएगा, कुछ अलग हो सकता है। बस ये हो सकता है ये माचिस छोटा बनाता है, वो माचिस बड़ा बना देगा। जैसे आजकल अगरबत्ती वाले बड़ा वाला माचिस बेचते हैं, पता ही नहीं, बड़ा वाला माचिस बेचते हैं। दूसरा इसमें है कच्चे माल की बढ़ती लागत, ये सही है। जैसे आज भी देखिए माचिस बहुत सस्ता आता है, ठीक है, माचिस 10-12 रुपए के आसपास आता है, लेकिन अगर कच्चे माल जो है बढ़ने लगेंगे कास्ट उसका, तो बेचारा वो परेशान हो जाएगा कि नहीं। आपको 1 रुपए में आज भी माचिस मिल रहा है, 1 रुपए में, और बेचारे का पता चले कि 95 पैसा लगाने में खर्च आ जाए, तो फिर कैसे सर्वाइव कर पाएगा वो उद्योग? सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बाद में क्या होगा, बंद हो जाएगा। बाद में फिर आप लोग आ जाएंगे वही पत्थर पे, फिर पत्थर से आग जलाइए, हैं। जैसे पहले गांव में क्या होता था, शुरू में गांव में क्या होता था कि जो है जब माचिस वचिस नहीं रहता था तो गांव में जो घूर नहीं होता था वहां से आग लाया जाता था। पता ही नहीं, आप लोग कभी होश में है नहीं रहा हो, हमारे होश में भी सुने हैं कहानी सुने। घूर क्या होता है? घूर क्या होता है? क्या घूर नहीं पता? जो ढेर लगा होता है गाँव में, वहां पे जाके गाँव में जैसे क्या होता था, गाँव में जब चूल्हे पे खाना बनता था, हाँ चूल्हे पे खाना बनता, चूल्हे पे खाना खाए नहीं का बहुत अच्छा होता है। चूल्हा मैं भी खाया हूँ, रोटी खाया हूँ उसका गाँव में। सब लोग खाए होंगे, कौन तो ऐसा? उसमें उसका जो राख होता था उसको जाके ढेर लगाया जाता था, ठीक है। गांव के मतलब गांव में सबके दरवाजे के सामने या कुछ लोग, तो वहां पे कुछ आग बची रहती थी, वहां पे ले जाके कंडा जानते नहीं, वहां पे रखा जाता था, वो जल जाता था, फिर उसी
से आग जलाया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस ये है, ठीक। कच्चे माल की बढ़ती लागत। अब ये कच्चे माल की बढ़ती लागत से वहां से क्या समझ में आया कि अगर ऐसे ये पैसा बढ़ जाएगा तो फिर उसी धरने पे आप लोग पुराने चला जाओगे। तीसरा है श्रमिकों की कमी। श्रमिकों की कमी। मेरे तो नॉलेज में कोई ऐसा नहीं है कि जो माचिस उद्योग में काम कर रहा हो। आपके नॉलेज में है कोई? चलिए अगला है पुरानी तकनीक का इस्तेमाल। नए नए टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप नहीं हो रहा। पुराने तकनीक का इस्तेमाल, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण। क्या हुआ प्रधान जी, कहां चले जाते हैं आप इस बार? आप कहां चले जाते हैं क्लास छोड़ के? अच्छा चलिए पढ़ाई करिए। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल, ठीक। पर्यावरण प्रदूषण, ये सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ये जो एलिमेंट फास्फोरस है उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो ये क्या है, ये समस्या का कारण कहीं ना कहीं है कि पर्यावरण का प्रदूषण। दूसरा उद्योग के विकास के लिए सुझाव। अब देखिए ये अगला पॉइंट है इसमें, ये जो इसकी कमियां हो गई, ठीक है। अब लिखिए लास्ट पॉइंट था पर्यावरण प्रदूषण, उसके पहले जो पुरानी तकनीक का इस्तेमाल। अब इसके लिए सुझाव क्या है, इसको दूर करने के लिए, ये सब समस्या है। तो लिखिए उद्योग के विकास के लिए सुझाव। अब एक बात बताइए, कल बताए थे या कल नहीं, उस दिन बताया था, सुझाव क्या होता है? जो कमियां उसी को पलट दी है। कमियां जो है, मान लीजिए आप ऐसे समझिए, कोई आपका दोस्त है, एक नंबर का ऐबी इंसान है। ऐबी मतलब समझते हैं क्या होता है? एक नंबर का नशेड़ी। उसको ठीक करना है तो क्या करें, नशा छुड़वा दी है। तो ऐसे जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करा दीजिए, फिर समस्या वही। तो कैसे क्या होगा बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? पहला क्या सुझाव हो सकता है बताइए आप? नई तकनीक का इस्तेमाल, नई तकनीक का, और श्रमिकों को मतलब बढ़ाना, श्रमिकों को बढ़ाना और स्किल श्रमिक लाना। क्या? स्किल श्रमिक, ठीक है, जो वहां पे हो स्किल। बात समझ में आई? ठीक। तो ये आपका दिया सराय उद्योग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लिखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला टॉपिक है, इसको लिखिए और जैसे पॉइंट आएगा मैं समझाता चलूंगा। लिखिए नया हेडिंग, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017। इसमें लिखिए, इसमें कुछ बहुत है नहीं, जो पॉइंट आएगा मैं समझा दूंगा, बाकी कुछ है नहीं। इसमें कुछ सुझाव दिए हैं बस। उत्तर प्रदेश में विभिन्न, लिखिए उत्तर प्रदेश में विभिन्न कृषि, उत्तर प्रदेश में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्ष भर खदान बागवानी, दुग्ध तथा अन्य कृषि उत्पाद हेतु प्रदेश के बृहद उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए, मतलब ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि
अधिशेष आवश्यक हो गया था कि अधिशेष, अधिशेष का इंग्लिश होता है सरप्लस, सरप्लस ब्रैकेट में लिखिए, अधिशेष उत्पादन को मूल्यवर्धन श्रृंखला, देखिए तो इस पॉइंट को समझाते हैं, मूल्यवर्धन श्रृंखला में परिवर्तित करते हुए प्रसंस्करण उत्पादन के रूप में, प्रसंस्करण उत्पादन के रूप में प्रसंस्करण उत्पादन के रूप में आम जन के लिए सुलभ कराया गया, आम जन के लिए सुलभ कराया जाए। श्रृंखला के आगे एक बार फिर से बोलिए। अच्छा, श्रृंखला क्या है? श्रृंखला में परिवर्तन करते हुए, श्रृंखला में परिवर्तन करते हुए प्रसंस्करण उत्पादन, प्रसंस्करण उत्पादन प्रसंस्करण उत्पादन के रूप में आम जन के लिए आम जन के लिए सुलभ कराया जाए, आम जन के लिए सुलभ कराया जाए। प्रदेश में अपेक्षाकृत सहज उपलब्ध श्रम शक्ति, कौमा बृहद स्तर पर प्रसंस्करण उद्योग, उत्पादन एवं देखिए टेंशन ना लीजिए, अभी मैं समझा रहा हूं। उद्योग, उत्पादन एवं इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की असीमित संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 पारित की। खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 पारित की। समझिए अब जैसे पहली बात तो समझिए खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। खाद्य प्रसंस्करण में पहली बात तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्राथमिक सेक्टर का होता है। किसका होता है? प्राथमिक सेक्टर का। प्राथमिक सेक्टर में जैसे इसमें क्या क्या आता है? इसमें बागवानी से संबंधित क्या है? बागवानी से संबंधित प्रोडक्ट, फिर उसके बाद कृषि से संबंधित प्रोडक्ट, और फिर जल जानते हैं क्या होता है? जल। अब समझिए तीनों। बागवानी से संबंधित कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आम, ठीक है, आम। अब इस खाद्य प्रसंस्करण में क्या किया जा सकता है? इसमें होता क्या है? जैसे मान लीजिए आम, ठीक, इस आम को क्या करेंगे? प्रोसेसिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्रोसेसिंग करेंगे, उसमें छिड़काव करेंगे, उसको कुछ जो भी मिनरल या जो भी बैक्टीरिया या कुछ मिलाना होगा कि जिससे ये खराब ना होने पाए, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको पैकिंग करेंगे। क्या करेंगे? पैकिंग करेंगे, और उसके बाद यह प्रोडक्ट जो है मार्केट में आएगा। कहाँ आएगा? मार्केट में आएगा। मतलब सिंपल सी बात है,
इसमें प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग मतलब पैकिंग होता है और उसको साफ सफाई की जाती है। जो प्रोडक्ट 1 या 2 दिन में खराब हो उसको ज्यादा समय तक चले, ये काम होता है खाद्य प्रसंस्करण में। और खास बात यह है कि इसमें भी बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती है और इसमें आप छोटे लेवल से मतलब एक अनस्किल किसान भी यह काम कर सकता है। ठीक है, पैकिंग करना क्या कौन सी बहुत बड़ी बात है। बेकरी देखें नहीं, बेकरी किसमें आता है, किस श्रेणी में आता है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय द्वितीय। तो बेकरी जो होता था उसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत थी, नहीं जरूरत थी। क्या करना भाई, मैदे को बनाना अच्छे तरीके से और उससे जो है पावरोटी बनाता है, ब्रेड बनाना। तो ऐसे क्या है, इसमें जो है इसमें जो भी जो भी फल, सब्जियां, मछली, ठीक है, जल में क्या मिलता है, मछली। ठीक, मछली आप लोग कभी पकड़े हैं? यस सर। हैं? क्या करनी है सर? वो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल में लेके गए। प्रैक्टिकल में मछली पकड़ के लेंगे? यस सर। मार्केट से खरीद लिए होते हैं सर मार्केट से ही खरीदे थे और जल में जाके थोड़ा पकड़ा था। तो मछली जैसे मान लीजिए जो जल से जो भी संसाधन मिलते हैं, जल से खाने पीने का सामान, उसका भी प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है और उसको इस तरीके से पैकिंग करके विदेशों में भेजा जाता है। क्या किया जाता है? विदेशों में भेजा जाता है। सबसे ज्यादा मछली उत्पादन राज्य देश कौन सा, कोई बता सकता है? सर मतलब भारत में? देश कंट्री। कौन बोला? पहले इधर से आवाज आई, इधर से कौन बोला? ये सही बात। आप भी सही बताए, आपका भी सही जवाब। तो सुनिए, कृषि से संबंधित, जैसे कृषि से संबंधित साग सब्जी, इन सब चीजों को क्या किया जाता है? अच्छा, आप लोग देखते होंगे मॉल में जाते हैं, क्या होता है मॉल में, देखेंगे कभी गए, वहां सब्जियां पैकिंग रहती है, इसीलिए खराब नहीं होता। खुले टमाटर का तो 4 दिन बाद खत्म कर, तो वहाँ उस टमाटर को इस तरीके से पैकिंग किया जाता है कि वो टमाटर 10 दिन तक वैसे लाल दिखाई देंगे जैसे है। तो ये सब कार्य इसमें किया जाता है, किसमें? प्रोसेसिंग में। ठीक है, और यह आने वाले समय में रोजगार ज्यादा मात्रा में देने की संभावना है। खाद्य प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आने वाले समय में सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट होगा, इसके पीछे ये बात यही समझ लीजिए। इसके बाद फिर खाद्य प्रसंस्करण है, तो वहां ये बात नहीं समझाएंगे, वहां लिखना पड़ेगा, इस नीति के साथ ही समझ लीजिए। यहां जो है रोजगार की अत्यधिक संभावना है आने वाले समय में, रोजगार की अत्यधिक संभावना है आने वाले समय में। और यहाँ पे यह भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। क्या? बहुत बड़ा रोल निभाना है, स्वाभाविक सी बात है। और इसके पीछे ये कारण क्या है? इस इंडस्ट्री के डेवलप होने के पीछे क्या कारण है? खाद्य प्रोसेसिंग, लैंड का छोटा होना। क्या? लैंड का छोटा होना। बात समझ रहे हो? नहीं होगा। अगर लैंड छोटा है तो वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने वाले कभी समय में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो ये सारे जो लैंड है इसको एक साथ जोड़ के, ये बात यही समझिए, जोड़ के, और एक कोई आएगा ठेकेदार आपसे आपकी जमीन को ले लेगा और वो बोलेगा आपको साल में हम 2 लाख रुपए देंगे। कितना देंगे? 2 लाख रुपए। ठीक, अब वो 10 लाख रुपए कमाई, इससे नहीं मतलब आपको सिर्फ 2 लाख से मतलब आपका खेत ले लेगा और वह उस पर कॉमर्शियल खेती करेगा। कॉमर्स, इतना चिल्ला समझा रहे आप लोग, बात कर रहे हैं, किताब खोद डालेंगे मिलेगा नहीं, बात सही बता रहे हैं। कहां से क्या लिंक करके बताते हैं कि चीजें आप लोगों को आसान में समझ में आ जाए। तो बात ये था कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे क्या करेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वह जमीन को आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा और वहां पे कॉमर्शियल खेती करेगा। क्या करेगा? कॉमर्शियल खेती। और कॉमर्शियल खेती करके, कॉमर्शियल खेती जब करेगा तो उसके आसपास, अगर मान लीजिए
उस एरिया में किसी चीज का प्रोडक्शन ठीक ठाक, किसी भी चीज का, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए या आलू का, ठीक, या फिर टमाटर का, ठीक है, आलू और टमाटर से दो चीज ज्यादा बनते हैं, एक चिप्स बनता है, एक सॉस बनता है, ठीक, सॉस बनता है। अगर ये दो चीज का पैदावार ज्यादा है इस एरिया में, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ इंडस्ट्री आपसे आप आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा, और जब इंडस्ट्री लगेगा तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, ये चीजें प्रोसेसिंग होके इंडस्ट्री तक जाएंगी, प्रोसेसिंग होके इंडस्ट्री तक जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं? खाद्य प्रसंस्करण समझ में आया क्या होता है, कोई डाउट? और इसमें रोजगार की अत्यधिक संभावना है आने वाले समय में, और इसके लिए दो राज्य सबसे ज्यादा अपना रोल निभा सकते हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार, ठीक है, बिहार, क्योंकि ये दोनों कृषि प्रधान राज्य हैं। क्या है? कृषि प्रधान राज्य। उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट कृषक है? 65% किसान है, और 65% किसान है, इस वजह से जो है यहाँ पे ये खाद्य प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज्यादा सर्वाइव कर सकती है। बात समझ में आ गई? हम देखिएगा, देखिए उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश पॉइंट है, उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कराते हुए उत्तर प्रदेश का संतुलित आर्थिक विकास, उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कराते हुए प्रदेश का संतुलित आर्थिक विकास कराना, प्रदेश का संतुलित आर्थिक विकास कराना तथा समस्त स्टेक होल्डर किसको कहते हैं? देख लीजिए तब पूछते हैं। समस्त स्टेक होल्डर के जीवन में सुधार लाने का प्रयास। अब बताइए स्टेक होल्डर क्या होता है? शेयर धारक। क्या होता है? जो भी इस इंडस्ट्री को लगाना चाहते हैं उसमें सारे लोग मिलके इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, कृषकों को उसकी आय का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने कच्चे उत्पादन, जैसे वही है टमाटर, आलू, ये सब कच्चे उत्पादन है, आम है, उत्पादनों का दिलाने, कच्चे उत्पादनों का मूल्य संवर्धन, प्रदेश में मूल्य संवर्धन, प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करना। इसका एक और जीता जागता एग्जाम्पल बता रहे हैं, लिख लीजिए तब बता रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करना, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। अगर आप, ठीक है, हर चीज का प्राइस कैसे इंक्रीज करता है? जब आप आलू खेत से लेते हैं तो प्राइस कितना होता है? ज्यादा कि कम? कम होता है। जब यही आलू आप मार्केट से लेते हैं तो इसका प्राइस क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन जब यही आलू मॉल में जाता है, ठीक, मॉल में, तब क्या होता है?
बहुत ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे वो बाकायदा पैकिंग होता है। क्या होता है? पैकिंग, जो इन दोनों में नहीं होता है, जो इन दोनों में नहीं होता। उसमें पैकिंग के पहले क्या होता है? पैकिंग के पहले उसका साफ सफाई किया जाता है, उसमें जो भी बैक्टीरिया हो उसको साफ सफाई किया जाता है। अब वही आलू मॉल में जाके 100 रुपये किलो, जो आपको बाहर 10 रुपये किलो मिल रहा है। वैसे 10 रुपये किलो आलू है नहीं, कितने रुपये किलो? 40 रुपये। ठीक, हम तो बाहर वाले आदिवासी आदमी हैं, बाहर खाते हैं, पता नहीं। अब भी खाना बनाए, ऐसा नहीं, खाना आप उनमें से बढ़िया बना देंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ गया कैसे प्राइस इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ताओं को प्रति, लिख दे रहा है, मैं लिख नहीं मान जाऊँ। लिख लीजिए। लिख लिए, मूल्य पर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्रसंस्कृत उत्पाद सुलभ करा, प्रसंस्कृत उत्पाद सुलभ करा, सुलभ करा, या सुलभ मतलब ऐसे पहुंचाना हो। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के नए अवसर, उत्तर प्रदेश के नए अवसर, उत्तर प्रदेश के नए अवसर सुजित, सुजित मतलब स्थापित या सुव्यवस्थित। आखिरी में सुजित लिखिए। पहली बात सुजित मतलब समझ में आता है कि नहीं? नहीं, सृजित नहीं है। चलिए कुछ ऐसा बता देते हैं, कोई सिंपल वर्ड बता देते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिए देखिए, आसान शब्द में लिखिए, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। मानव शक्ति की क्षमता, मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल, मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल वृद्धि कराना तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मानव शक्ति, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मानव शक्ति उपलब्ध कराना उद्देश्य। अब इसका निष्कर्ष लिख लीजिए, अतिरिक्त मानव शक्ति उपलब्ध कराना उद्देश्य। अगला है निष्कर्ष, खाद्य प्रसंस्करण और दुग्धशाला, खाद्य प्रसंस्करण और दुग्धशाला के क्षेत्र में, निष्कर्ष, खाद्य प्रसंस्करण और दुग्धशाला के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के चलते ही राज्य में, उपलब्ध अवसरों के चलते ही राज्य में गोदरेज अरे गोदरेज वही है जो आप लोगों की शादी होगी और आप लोग लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? गोदरेज अलमारी। गोदरेज कितना मिला है कि नहीं किसी को? पहले आता था ना गोदरेज का अलमारी, ब्रांड होता था, लड़कियों का ड्रीम होता था मुझे 2 फ्लोर 3 फ्लोर वाला अलमारी चाहिए। कितने फ्लोर का था? नहीं तो कितने फ्लोर का आपके पास होगा? कितने फ्लोर का अलमारी? 2 या 3 फ्लोर का आता है। तो ये गोदरेज अलमारी नहीं है, ये गोदरेज एग्रोवेट लिख लीजिए,
एग्रोवेट, एग्रोवेट कॉमा, एग्रोवेट कॉमा, पेप्सिको, हाँ पेप्सिको कॉमा, डाबर, डाबर, डाबर लाल गठबंधन। ये करें उसको करने के बाद भाई दिमाग खराब हो गया आदमी का। चाय दे दो अगर उसको तब तो फिर हालत खराब। डाबर एग्रो, फिर पार्ले एवं आईसीटी आदि कंपनियों की बड़ी, आईसीटी आदि कंपनियों की बड़ी निवेश बनकर उभरी। अब बताइए समझिए, आईसीटी निवेश कंपनी बड़ी कंपनी बनकर उभरी। अब समझिए पार्ले जो है, पार्ले से एक कहानी बताया था तब थोड़ा याद होगा। पार्ले के लिए हम लोग जाल लगा देते थे मैच में, एक पार्ले का मैच होता था और उस मैच के लिए जान लगा देते थे भाई पार्ले मैच जीतना है बस, है मतलब कुछ भी हो जाए मैच जीतना है, एक पार्ले पाना है। पार्ले का एक क्रेज होता था। पार्ले खाएंगे लोग? पार्ले तो कभी चाय से खाइए, बहुत अच्छा लगता है। चाय तो अब समझिए इस बात को, समझ लीजिए 2 मिनट हंस लिए ना, प्रेशर रिलीज हो गया ना। अब समझिए पार्ले का कहानी बस इतना है कि इसमें प्राथमिक सेक्टर का पूरा योगदान, क्योंकि ये पार्ले बनता किससे है? गेहूं से। किससे बनता है? बाबा रामदेव भी एक निकाले हैं, दूध वाला बिस्किट, बहुत अच्छा होता सच में, मैं तो बहुत खाता था दूध वाला बिस्किट, कभी खाइएगा, बोलिएगा कभी पतंजलि का दूध वाला बिस्किट, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इस पार्ले में गेहूं का यूज होता है। क्या होता है? गेहूं का यूज, ठीक है। और एक बात समझिए, ये जो अमूल कंपनी है, अमूल कंपनी में, अच्छा एक बात बताइए, ये अमूल कंपनी जो है इसमें होता क्या है? जैसे दूध तो वहां बनता नहीं, ठीक, वहां होता क्या है? वहां प्रोसेसिंग का ही काम होता है। दूध को क्या किया जाता है? मतलब उसको पैक करके दूध को गर्म किया जाता है और बहुत तत्काल प्रभाव से ठंडा किया जाता है, तत्काल प्रभाव से ठंडा करके फिर पैकिंग किया जाता है। और उस दूध का ड्यूरेशन 2 से 3 दिन हो जाता है, 2 से 3 दिन। तो कहने का मतलब बस इतना है कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए इन उद्योगों में तेजी के साथ निवेश आ रहे हैं, तेजी के साथ निवेश आ रहे हैं। अभी रिसेंट में आप लोगों ने सुना होगा। और एक डाबर, डाबर, डाबर लाल गठबंधन, डाबर, और एक आता है डाबर च्यवनप्राश। कभी खाए आप डाबर च्यवनप्राश? खाए नहीं? डाबर च्यवनप्राश में क्या होता है? सब प्राथमिक क्षेत्र का होता है उसमें, जो भी चीजें होती हैं। तो इन सब उद्योगों में जो है शेयर धारक आ रहे हैं, शेयर धारक आ रहे हैं। और इन सब उद्योगों में होता क्या है? किससे? प्रोसेसिंग का काम होता है। ऐसा नहीं है कि वहां दूध बन जाता है, दूध तो आप ही हम लोगों के यहाँ से जाता है, हमारे यहाँ से नहीं, मतलब जिसके यहाँ भी जाता हो। तो वहां पे दूध लेके जाते हैं और वहां पे क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, फिर उसके बाद उसको तत्काल ठंडा किया जाता है, पैक होता है, उससे उस दूध का प्राइस बढ़ जाता है। जो दूध गांव में 40 रुपया किलो, 40 रुपए लीटर जो लेके जाता है, वो वहां पे जाके कितना हो जाता है? 60 रुपए हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड एक और लिख लीजिए, चलिए अगला टॉपिक है आपका, देखिए। सर ये हो गया? हाँ ये टॉपिक, अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में
एक मिनट। देखिए उत्तर प्रदेश में हैंडलूम, पावर, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गवर्नमेंट नीति गवर्नमेंट नीति 2022 लिख लीजिए। क्या इंदौर मीटिंग? हाँ या गवर्नमेंट? नहीं गवर्नमेंट गवर्नमेंट नीति 2022। चलिए बताइए, कुछ समझ में आ रहा है क्या है? टेक्सटाइल, हैंडलूम। हैंडलूम मतलब क्या होता है? हथकरघा। क्या? हथकरघा। अच्छा, हथकरघा उद्योग में क्या होता है? सूत क्या होता है? गांधी जी इसी पे फोकस कर सकते हैं। गांधी जी जो है अपना जो है सूत काटा जाता है। सूत को काटते हैं, ठीक है? काटते नहीं है, काटना होता है, ठीक है? काटना और काटना में बहुत फर्क होता है। तो सबसे पहले इस उद्योग में कच्चे माल समझ लीजिए, इसके बाद इसी से संबंधित टॉपिक। सबसे पहले इसमें कच्चे माल का ही उपयोग होता है और कच्चे माल से ही ये प्रोडक्ट तैयार होता है। कच्चे माल से प्रोडक्ट तैयार होता है। अच्छा, हैंडलूम में और ये हथकरघा उद्योग में एक समय उत्तर प्रदेश भारत का बोलबाला था कब? ब्रिटिश समय। पता है नहीं? नील आंदोलन सुने हैं? क्या हुआ? कब हुआ? 1858। नील आंदोलन क्यों हुआ? हाँ, उससे क्या नुकसान था? जमीनें बंजर हो गई। ठीक, तो समझिए बात। इसमें जो कच्चे माल होते हैं, इस कच्चे माल को जो है तैयार करके इससे कपड़े बनाए जाते हैं। कच्चे माल को तैयार करके कपड़े बनाए जाते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, कृषि के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर में लोग या श्रमिक इन्वॉल्व हो तो किसमें? बताइए। किसमें? कपड़ा उद्योग। किसमें? कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा। कृषि के बाद अगर कल ये एग्जाम में आया कि अगर कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है तो कौन सा है? कपड़ा उद्योग। समझ रहे हैं बात? तो इसमें होता क्या है कि जो कच्चे माल होते हैं उसके
सूत काता जाता है, फिर उसके बाद उसका रंगाई होता है। रंगाई होने के बाद फिर वो कपड़े मार्केट में आते हैं, जिसको बोलते हैं थान। थान जानते हैं क्या होता है? ऐसे कपड़ा पहले क्या होता था कि लोगों को कपड़े का पीस खरीद के सिलवाते थे, हैं? अभी भी सिलवाते हैं। कितने लोग सिलवा कपड़ा पहनते हैं? हमने तो बरसों की है सच में सिलवाए कपड़े, हैं? सिलवाए कपड़े वैसे सही होते हैं। तो उसमें क्या होता था, कपड़े को खरीद के लाया जाता था। उसमें 3 सेक्टर से कपड़े होके गुजरते थे। एक तो प्राथमिक से गुजरा, ठीक, फिर इंडस्ट्री में गया, वहां पे उसका जो है सूत बनाया गया। सूत बनाने के बाद फिर क्या, अच्छा कुटीर उद्योग उसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन सा उद्योग का? कुटीर उद्योग में आएगा, बताइए। ये जो कपड़ा है तो सूत काटा जाता है, किस उद्योग में आएगा? कुटीर उद्योग में आएगा, सही। कुटीर उद्योग क्या होता है? क्या होता है? कुक्कुट उद्योग, कुक्कुट पालन या कुक्कुट उद्योग तो कह नहीं सकते उसको। पालन, मुर्गा पाला जाता है ना, मुर्गी पाला जाती है। तो इसमें क्या होता है, कपड़े का सिंपल सी बात है, कच्चे प्रोडक्ट का उसको जो है रंगाई होता है, फिर उसके बाद उसकी कताई होती है। कताई होने के बाद वो इंडस्ट्री में जाती है। इंडस्ट्री में जाने के बाद आप जो हुडी पहने हैं, जीन्स पहने हैं, शर्ट पहने हैं, बाद में वो वहां से बन के आता है, ठीक, बाद में वहां से बन के आता है। और यह जो है कुटीर उद्योग में शामिल। किसमें? कुटीर उद्योग में। थोड़ा लिखिए, फिर अभी बताते हैं। थोड़ा लिखिए। न्यू टेक्सटाइल एंड गवर्नमेंटिंग पॉलिसी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पॉलिसी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पॉलिसी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या है? लिखिए। पहला, उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना, इस नीति का लक्ष्य। ग्लोबल टेक्सटाइल नीति का मतलब हब बनाना का मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? विश्व स्तर पर यहाँ पे इस तरीके से कपड़े का या साड़ियों का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इस तरीके से डेवलप किया जाए कि विश्व स्तर में इसके कपड़े का मांग हो। जैसे वो कौन सा एक हॉलीवुड का सिंगर है, उसको लोग बहुत फॉलो करते हैं, जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर का कभी कपड़े देखे हैं कैसा बनता है? वो कपड़े ज्यादा झोरा पहनता है, उसके हुडी ऐसे लटके रहते हैं, ऐसे पैंट इतना मतलब ढीला ढाला पहनता है, लेकिन वो फैशन में ट्रेंड है, वो बहुत महंगे कपड़े पहनता है। तो वो एक अलग ही जो है अपना ट्रेंड तैयार करता है। जस्टिन बीबर को आज गूगल पे, यूट्यूब पे जाके देखिएगा कैसे कपड़े, बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसकी जो है नशे की लत उसको खा जा रही थी। अब तो फिलहाल ठीक हो गया, नहीं तो माइकल जैक्सन की तरह वो भी गलत रास्तों पे निकल चुका था। तो उसमें क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस तरीके से बनाना है कि क्या करना है, इसके कपड़े का या कह सकते हैं यहाँ के चीजों का डिमांड विश्व में हो। जैसे अच्छा, कभी आपने सोचा कि मोदी जी काहे बनारसी साड़ी ले जाते हैं? बताइए। प्रचार करना है, एक तरह का प्रचार करना ही है। प्रचार, वो अपने बनारस की साड़ी को विदेश में फेमस करना है। कितने लोग बनारस की साड़ी के बारे में जाने और बनारस में कितने लोग डिमांड किए बनारस। जब कोई फॉरेनर वहां पे आता है और कोई मान लीजिए फीमेल आई तो बनारसी साड़ी जरूर लेके जाती है। आप लोग भी डिमांड करिएगा ये बनारसी साड़ी मिले आप। फिर निवेश को आकर्षित करना, निवेश को आकर्षित करना, निवेश को आकर्षित करना। फिर टेक्सटाइल उद्योग के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना।
टेक्सटाइल उद्योग के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, जैसे उसमें नया नया टेक्नोलॉजी हो जिससे क्या हो, उद्योग डेवलप हो। टेक्सटाइल उद्योग के आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कपड़ा क्षेत्र से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। क्या? रोजगार उपलब्ध कराना। अच्छा, इससे पीछे देखिए सबसे ज्यादा कपड़ा कहाँ बनता है? सबसे ज्यादा कपड़े जो है फैक्ट्रियां अगर देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र। कभी देखे होंगे आप लोगों के गांव से, हमारे गांव से भी, हमारे गांव के बगल से बहुत सारे लोग जाते थे गुजरात कमाने। क्या करने जाते थे? और वो लोग स्किल नहीं रहते थे, जाते थे कंपनी में, क्या करते थे, ये सब कपड़े वपड़े वाला सूट काटने का कुछ काम करते थे, उनको पैसे मिलते थे। तो इसमें कहने का मतलब बस इतना है कि इसमें स्किल होने की बहुत जरूरत नहीं। स्किल होने की, अब पता चले आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में गए तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, कीबोर्ड इधर उधर दबाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कपड़ा इंडस्ट्री में गए तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, नहीं हुआ तो कपड़े का कलर ही कर लेंगे, तो वहां स्किल की जरूरत नहीं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के उत्पादों के साथ, उत्तर प्रदेश क्या हुआ, मन उगने लगा आपका? बताइए, क्लास आपके हिसाब से चलेगा, आप बताइए, मन उग गया, क्लास बंद इसी वक्त। सर मैंने कुछ बोला सर मैंने कुछ बोला नहीं, और सारा ब्रेक नहीं के ऊपर जाएगा कि क्लास आपका यही कुछ हुआ ही नहीं। उत्तर प्रदेश के उत्पादन के साथ भारत और विदेश, उत्तर प्रदेश के उत्पादों के साथ भारत और विदेश में वस्त्रों की मांग, जैसे वही बात बताएं, वस्त्रों की मांग को पूरा करना और अन्य राज्यों में वस्त्र उत्पादनों और कच्चे माल के आयात को कम करना। अन्य राज्यों से वस्त्रों उत्पादनों और कच्चे माल के आयात को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र, ये गलत बात है भाई, पूर्वांचल पिछड़ा नहीं है, इसने पूर्वांचल पिछड़ा दे दिया है। उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र, पूर्वांचल पिछड़ा नहीं है, पूर्वांचल पिछड़ा है। मैं पिछड़ा समझ लगता हूँ किसी एंगल से, कोई नहीं, लिख दिया है तो सही है। पेपर तो लीक होता सर यही कराते हैं, पेपर लीक होता था पूर्वांचल वाले कराते हैं। पूर्वांचल वाले का कहाँ आपने सुना? सर जब भी देखो तो कौन सा पेपर जो है गोरखपुर बस्ती और संत कबीर नगर से पेपर लीक होगा? नहीं सर, इलाहाबाद पेपर लीक, सर इलाहाबाद की बात बोल रही हूँ। नहीं, इलाहाबाद पूर्वांचल नहीं आता सर मैं इलाहाबाद की बात कह रही हूँ, हाँ, आपके एरिया की बात कर रही हूँ। इलाहाबाद में तो बड़े धुरंधर हैं, वहाँ कितने सालवर हैं। हाँ, सर आपके एरिया की बात कर रही हूँ। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल में वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर विकसित कराना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध, प्राथमिकता के आधार पर, पश्चिमी घंटी लग गई, प्राथमिकता के आधार पर विकसित कराना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना, स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना तथा प्रतिभा एवं क्षमता के हस्तांतरण तथा प्रतिभा एवं क्षमता
के स्थानांतरण को रोकना, जिसको बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन जानते हैं, भारत में ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है। ब्रेन ड्रेन मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे पता चले वो आदमी कोई मान लीजिए IIT किया, उसको यहाँ 50,000 रुपये मिल रहा है, अमेरिका गया 2 लाख रुपए मिलने लगा। अब वो काहे किए यहाँ पर रहेगा, वो जाएगा ही अमेरिका। ठीक है, तो इस ब्रेन ड्रेन को रोकना। नेक्स्ट है कुशल श्रम की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, कुशल श्रम की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, कपड़ा क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण और कौशल विकास, कपड़ा क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, हेडिंग है पूंजी अनुदान। सरकार क्या सहयोग कर रहा है इसमें? पूंजी अनुदान देखिए, 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, पूंजी अनुदान 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले, 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्यमों को 40% पूंजी 40%, इसका 40% पूंजी अनुदान 40% क्यों निकाल सकता है, इसका बताइए। अगर आप लोग ये निकाल दिए तो मैथ पढ़ने तब हम जान जाएंगे कि हाँ CSET में आप लोग क्वालिफाई हो गए। चलिए बताइए, CSET के क्लास जो छोड़ के जाते हैं, बताइए 1 करोड़ का 40% अनुदान, 40 लाख, 1 करोड़ का 10 करोड़ का 40 लाख, 40 सही बताए, कितने लोग सहमत हैं? 40 लाख होगा। 40 लाख। और उसके बाद कहते हैं CSET के क्लास छोड़ के बात मतलब 4 करोड़ का 10 करोड़ है ना, परसेंटेज नहीं आता आपको। अरे भाई 1 करोड़ हुआ 40/100, उसको काट दीजिए, 40 कितना लाख आएगा ही तो आ रहा है सर, 40 लाख ही तो आ रहा है। ये बहुत गलत है, फिर छोड़ के जा रहे हैं CSET का क्लास छोड़ के। यस सर, आंसर सही है। अच्छा सही है, ओके। चलिए दूसरा सूक्ष्म लघु और मध्यम एवं मध्यम उद्योगों, इसको 60 नाम में लिख लीजिए, MSME, मीडियम एंड स्मॉल, MSME को 25% पूंजी अनुदान, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग होंगे उनको 25% का अनुदान दिया जाएगा अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा भूमि लागत सब्सिडी, इसमें बस इतना समझ लीजिए कि देखिए राज्य या केंद्र सरकार, किसमें लिखना है सर? भूमि लागत सब्सिडी इसमें लिखना है। हाँ, एक टॉपिक है, देखिए हाँ उसमें उसी में है जो लिखवाए थे हेडलूम में।
भूमि। अब इसमें समझ लीजिए, समझिए क्या है, जैसे एक जगह को छोड़ के बाकी जगह भूमि अनुदान दिया जाएगा कितना परसेंट, एक जगह 15% और एक जगह आपका 25%। 15% भूमि अनुदान जो है आपका दिया जाएगा गौतम बुद्ध नगर में और सारे एरिया में 25%। ठीक, बस लिख लीजिए, बस इतना लिख लीजिए, इसका ठीक है कि भूमि अनुदान, भूमि सब्सिडी, सब्सिडी कितना 15% दिया जाएगा आपको गौतम बुद्ध नगर और 25% दिया जाएगा कहाँ, अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि अगर आपने कोई भूमि खरीदा, ठीक है, तो उस पर अगर गौतम बुद्ध नगर में है तो 15% उस पर दिया जाएगा अनुदान, और अगर कहीं दूसरे जिले में तो 25% दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? बोर तो नहीं हो रहा है, सही बताइएगा, बोर तो नहीं हो रहा है? हमसे मत पूछिए और सबसे। हाँ, आप बताइए, अपना बताइए और किसी मत बताइए। चलिए अगला लिख लीजिए, स्टाम्प शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, स्टाम्प 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 शुल्क में छूट, अगली है स्टाम्प शुल्क में छूट। ठीक है, और एक और पूंजीगत सब्सिडी, क्रेडिट, पूंजीगत सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी ये लीजिए, इसमें न्यूनतम 50 व्यक्तियों को रोजगार, पूंजीगत सब्सिडी में लिखिए न्यूनतम पूंजीगत सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी में न्यूनतम 50 व्यक्तियों को, हाँ न्यूनतम 50 व्यक्तियों को रोजगार सृजित कराने वाले, रोजगार सृजित कराने वाले इकाइयों को मशीन, यंत्र और मशीन, यंत्र और मशीन खरीदने पर 25%, 25% पूंजीगत सब्सिडी। पूंजीगत सब्सिडी मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? पूंजीगत सब्सिडी, जो पैसा लगाया है पूंजीगत सब्सिडी क्या होता है भाई? सब जो पैसा लगाया है, जैसे मान लीजिए आप कोई खरीदने गए, मान लीजिए मशीन खरीदने गए, ठीक, जिससे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट काम होता है, अगर वो मान लीजिए 100 रुपए का है तो क्या होगा, 25% का 25% रुपया सरकार देगा, क्या देगा, या कह सकते हैं सब्सिडी, मतलब आपका उसको सिर्फ 75 रुपए देना, कितना देना है, 75 रुपए, 25 रुपए सरकार जहां से आप खरीद रहे हैं, जहां से आप खरीद रहे हैं वह उसके ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आया? जहां ले रहे हैं आपके पास नहीं, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई चीज है, उसका प्राइस तो 75 रुपए आपको देना, 25 रुपए सरकार दे देगा, क्या हो? नहीं, ये स्टेट का सब पॉलिसी। देखिए 50 व्यक्तियों को ये हो गया, 25% पूंजीगत सब्सिडी तथा राज्य के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में, राज्य के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को और मशीनरी खरीद पर, इकाइयों को और मशीनरी खरीद पर अतिरिक्त
10%, 25% तो मिल ही रहा था, 10% और पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त 10% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे ये मैथ का चीज है, ये 25% ठीक है। अब ये अतिरिक्त की बात हुई है, ये 10% किस पे दिया जाएगा? 10% किस पे दिया जाएगा? 75 पे दिया जाएगा। हैं? 75 कि 100%? नहीं, 75। कितने लोग सहमत हैं बताइए? अतिरिक्त इन क्षेत्रों के लिए मतलब हो जाएगा 35% हो जाएगा टोटल। कितने लोग 35% से सहमत हैं? अब कितने लोग इससे सहमत हैं कि 75% पे जो प्राइस आएगा उस पे 10% और दिया जाएगा? 75 पे 7.5% और दिए जाएंगे। क्या बता? और उसके बाद कहते हो सी सेट आता है आप लोगों को, सी सेट 25% होता है 10%। जान लीजिए हमारे सी सेट की क्लास नहीं है, लगाइएगा। जो होगा सब सही है, जो आप लोग बोलते हैं सब सही है। हमारे यहाँ उद्देश्य सिर्फ इतना था बताना था, मैथ के क्लास में आप इसको कंसेप्ट करेंगे। निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष निष्कर्ष इस तरह उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गवर्नमेंटिंग पॉलिसी एक्ट 2022 मतलब पॉलिसी 2022 राज्य में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, 2022 राज्य में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है तो यह राज्य में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास और टेक्सटाइल उद्योग के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसी के नीचे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। नोट मतलब जानते हैं क्या होता है? नोट पैसा गांधी 2000 का। हैं? 2000 नोट देखिए आप। हाँ देखा तो था। वह उस टाइम जिसके पास 2000 का नोट आता था पहला काम करता था फेसबुक पे फोटो पोस्ट करना है। मुझे भी मिला था 2000। देखिए नोट का मतलब ये होता है, समझ लीजिए, नोट का मतलब ये होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, ये मेन पॉइंट होता है। ठीक बात समझ में आए तो लिख लीजिए। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अप्रैल वो अप्रैल आधा इसमें नहीं है, ऐसे लिखा गया है, अप्रैल योजना के 2024-25 बजट में
ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आरओ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए लखनऊ हरदोई में बजट में, फिर उसके बाद ऐसे लगाइएगा सिंबल, ऐसे लगाइएगा सिंबल, ठीक। उसके आगे लिखिएगा, देखिए लखनऊ हरदोई में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृति किया गया है। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृति किया गया है। यह है टेक्सटाइल पार्क 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृति किया गया है, स्वीकृति किया गया है। अच्छा ये बताइए, आपका नहीं छूटा है कोई बात ना, आज तक रिकॉर्ड है, कभी कुछ नहीं, और बहुत फास्ट लिखती है सच में। टेक्सटाइल पार्क स्वीकृति किया गया है, ठीक। इसमें 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना। इसमें 1 लाख प्रत्यक्ष डायरेक्ट और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। अभी समझा रहे हैं, लिख लीजिए बस। एक और इसमें की पॉइंट लिखिएगा, एक और अगला पॉइंट। जनपद वाराणसी में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, आने वाले समय में भी इंपॉर्टेंट है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्टा देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़, भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अब समझिए मेगा इंडस्ट्री पार्क होता क्या है, मेगा टेक्सटाइल पार्क। यही था ना, समझ लीजिए क्या है मेगा टेक्सटाइल पार्क में। समझिए एक टेक्सटाइल पार्क, जैसे मान लीजिए पार्क है, ठीक है, ये पार्क है, इस एरिया का पार्क है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग आके अपने प्रोडक्ट को, अपने जो भी प्रोडक्ट बनाए रहेंगे उसको, कच्चे माल को, ध्यान दिया, कच्चे माल को यहाँ पे ला के बेचेंगे, कच्चे माल को, ठीक, कच्चे माल को यहाँ पे, और यहाँ पे कच्चे माल को ला के बेचेंगे, और ये कच्चा माल यहीं से कंपनी में जाएगा। कहा जाएगा? कंपनी में जाएगा, यहीं से कंपनी में जाएगा। 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार कैसे मिलेगा? 1 लाख मान लीजिए इसमें कार्यरत लोग हैं, ठीक, ये तो हो गया प्रत्यक्ष, और 2 लाख अप्रत्यक्ष जो बाहर से इसमें लगे हैं, जो बाहर से लगे हैं। जैसे कोई मान लीजिए कंप्यूटर से लगा, ठीक है, कोई मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन से लगा, जो अंदर काम नहीं कर रहा, ठीक, कोई मान लीजिए कंप्यूटर से लगा, कोई मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन से लगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अप्रत्यक्ष कैसे मिलेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट अपना लाते हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा का प्रोडक्ट लाते हैं, तो उसको लाने में यहाँ ट्रांसपोर्टेशन लगेगा कि नहीं, ट्रैक्टर या ट्रक का यूज होगा कि नहीं, तो उसको रोजगार मिला कि नहीं, और उसको रोजगार मिला, उस सामान को ट्रक से उतारने का काम कौन करेगा? आप तो खुद करेंगे नहीं, मजदूर करेंगे, उसको भी रोजगार मिला कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, और प्रत्यक्ष मतलब 1 लाख जो है वो यहीं पे लगे रहेंगे और उनको ये प्रोडक्ट आपका कर देंगे। मेगा टेक्सटाइल पार्क का इतना सा मतलब है कि सारे प्रोडक्ट का हब होगा, यहाँ पे आके आप सारे अपने सामान को यहाँ पे ले आएंगे, और यहाँ से डायरेक्ट कंपनी को जाएगा, या फिर
यहाँ कंपनी लग भी सकती है आसपास। बात समझ में आई कि नहीं है? जो प्रोडक्ट आप मान लीजिए आपके पास कई सारे प्रोडक्ट हैं, तो मान लीजिए एक यहाँ पे बेचने जाते थे, एक यहाँ पे बेचने जाते थे, एक यहाँ पे बेचने जाते थे, ठीक, उसमें आपका खर्चा आता है। लेकिन अब ये सारे आपके यहीं पे होंगे, यहाँ होंगे, यहीं पे होंगे, और अपना सारा सामान लाइए और यहाँ पे बेच के आप छुट्टी पा लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करने का पीछे कारण है कि किसानों का इनकम बढ़े, ठीक, किसानों का इनकम बढ़े, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिले, ठीक, और देश के जीडीपी ग्रोथ। समझ में आ गया? एक टॉपिक है, सामर्थ है कि नहीं है? टाइम हो गया सर। 12:03 तो हो रहा, इसके बाद क्लास है। टाइम है सर, क्लास है सर। क्लास है, देख लेते हैं। कल ही आपको ऐसे बोले थे क्लास है, तो बाद में सर ने मना किया था, फिर तो आए थे पढ़ने। हाँ सारे लोग पढ़ेंगे। आपके सर आए सर कल करा दिया। हाँ? मन नहीं, 1.5 घंटा पढ़े, कैसे जीवन कटेगा बताइए? नौकरी कैसे, वीडियो पोस्ट करिए। एक टॉपिक बचा, उसके बाद कल भी अभी इसमें लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं पढ़ेंगे समस्या आपका होगा, नुकसान।